प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और दर्शकों, ये आज हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ हैं श्री भिखु मात्रे जी। आप लोग सोचो कि भाई भिखु मात्रे तो सत्या में देखे थे आखिरी बार और मनोज वाजपेयी काफी चर्चित हो गए थे उस कैरेक्टर से, पर आपका ट्विटर हैंडल है भिखु मात्रे @मुंबई चा डॉन। दर्शकों, है क्या ना कि ट्विटर पर बहुत ज्यादा तरीके का एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलता था और गवर्नमेंट मतलब जो है वहां पे लेफ्टिस्टों का या जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले थे उन लोग का बहुत वर्चस्व था। तो वो जो कह देते थे ज्यादातर वही प्रमोट होता था, खासकर तब जब ये जैक डॉर्सी था और उसके बाद पराग अग्रवाल, ये लोग जो हैं जो लेफ्ट विंग वाले थे, जब तक एलन मस्क ने कब्जा नहीं किया ट्विटर पर। लिटरली वो कब्जा ही था, तो वो काफी शैडो बैनिंग होती थी और अपनी बात कहना, भारत की बात कहना, भारत के नजरिए से बात कहना बहुत कम लोग करते थे। शेफाली वैद्या जी थी, सर थे, दो चार लोग और हैं, बगरी जी हैं, ऋषि बगरी जी हैं, और भी हैं। बाकी मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ जो स्वांतः सुखाय कार्य करते हैं भारत की बात कहने का लगातार। तो सर ने जो है इनके थ्रेड्स आप देखिए, इनको ट्विटर पे फॉलो करिए, तो ये हर बात का जो नैरेटिव जो बाहर से झूठ परोसा जाता है उसका काउंटर, या यहाँ तक कि अंदर की मीडिया भी जो परोसती है, जो लोग लेफ्टिस्ट रहते हैं, जो हमारी भारत की बड़ाई नहीं कर सकते, उनकी इच्छा नहीं होती या भारत को कमजोर देना है, तो उस तरीके से सर ने इस पर काफी कार्य किया है। और हम यहाँ पर भी इनके माध्यम से यह जाने कि एक्चुअल नैरेटिव क्या चल रहा है, क्योंकि युद्ध जो जमीन पर हुआ वो तो हुआ, पर जो बातें चली और जो बातें सच थी और जो झूठ थी और झूठ फैलाया गया, सच को दबाया गया, सारी चीजें उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वैसे चूंकि सर हैं सामने, तो सर का असली नाम भी हम बता देते हैं। सर का नाम है विनीत नायक। सर विनीत नायक हैं और भिखु मात्रे के नाम से आपका ट्विटर हैंडल है। एनोनिमस नहीं है, आप देख सकते हैं कि सर स्वयं सामने प्रस्तुत है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका और प्रारब्ध पर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज समय दिया। सबसे पहला सवाल सर, युद्ध भारत ने जीता, शंका नहीं है, पर इस 4-5 दिन के दौरान हमने कुछ ऐसा भी देखा जो कि सच क्या था, झूठ क्या था। और यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल बिरादरी थी, ट्रम्प थे, उन्होंने भी आगे लपक के, पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर ट्रम्प लपक के कह रहे हैं कि हम क्रेडिट लेते हैं, हमने दोनों में सुलह करवा दी। तो ये नैरेटिव का भी तो एक वॉर था सर, या सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ हमने जमीन पर जीत लिया उतना ही काफी था सर? सबसे पहले संदीप जी, आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जय महाकाल, जय श्री राम, सभी को नमस्कार। संदीप जी, आपने अभी तक 2-3 बार ये कहा नैरेटिव, तो असली नैरेटिव क्या है? तो मैं पहली चीज आपको ये कहना चाहूंगा, हकीकत में होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के बनाया जो जाता है वो नैरेटिव होता है, और उस नैरेटिव को फिर तोड़कर एक्चुअल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम जो होता है उसे काउंटर नैरेटिव बोलते हैं। सो अगर हम अपने भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज, भारत के सभी रहवासियों को, मोदी सरकार को, हमारे डिफेंस फोर्सेस को बहुत बहुत बधाई इस प्रचंड जीत की। आपने अगर नोटिस किया रहेगा तो दुनिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान दो ही न्यूक्लियर पावर्स नहीं है। दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स काफी है। अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूएस, यूके है, फ्रांस है, सो इजराइल है। सो दिस आर नॉट द ओनली 2 पर्टिकुलर कंट्रीज जो न्यूक्लियर पावर्स है। लेकिन इसके पहले अगर आपने देखा रहेगा तो किसी न्यूक्लियर कंट्री की यह हिम्मत नहीं थी कि वो दूसरे न्यूक्लियर कंट्री के साथ डायरेक्टली पंगा ले। मैं वॉर ये वर्ड यूज नहीं करूंगा। आपके श्रोताओं को एक बात समझनी चाहिए कि वॉर ये एक जनरल टर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो बात गलत होती है। इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं। एक होता है मिलिट्री डिफेंसिव, एक होता है मिलिट्री ऑफेंसिव, एक होती है स्कर्मिशेस मतलब छोटी मोटी नोकझोंक, फिर होती है बैटल, और फिर होता है वॉर। अभी करगिल में जो हुआ था वो था मिलिट्री डिफेंसिव। तभी भारत पे हमला हुआ था। हमला मतलब कैसे था? वो इन्फ्लर्टेशन था। भारत में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी और एट द सेम टाइम आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के लोग
भेष बदल के यहाँ पे पहुंच चुके थे, करगिल में आ चुके थे। उन्हें खदेड़ने का काम हमने जो किया, दैट वाज मिलिट्री डिफेंसिव। हम लोग अपने आप को तभी डिफेंड कर रहे थे। स्कर्मिशेस तो रेगुलर अपनी चलती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बैटल ये जो होती है वो बहुत लंबी नहीं चलती, कम वक्त के लिए होती है। यू कैन से इट्स अ स्नैप वॉर। वॉर जो होता है वो होता है ऑल आउट वॉर, उसमें फिर टाइम लिमिट नहीं होती। भारत ने राइट नाउ जो पाकिस्तान पे किया था वो था मिलिट्री ऑफेंसिव, बिकॉज हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने पहले से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया था कि भारत जो कार्रवाई कर रहा है वो आतंकवादियों के खिलाफ और उन्हें समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ ये कार्रवाई है। हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ में जो उनके समर्थक है, जो उनके स्पॉन्सरर्स हैं, उनको भी नेस्तनाबूद करने के लिए, नष्ट करने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम वॉर कर रहे हैं। जब 7 तारीख की सुबह भारत ने 9 ठिकानों पे जब हमला किया, और उस वक्त जो आतंकी ठिकाने हमने बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए, भारत की कार्रवाई एक्चुअली वहीं पे खत्म हो चुकी थी। ये चीज आगे नहीं बढ़ती अगर पाकिस्तान नहीं बढ़ा था तो। लेकिन पाकिस्तान ने फिर हम पे ड्रोन अटैक किया, वो भी ऑन सिविलियंस, तो उसका जवाब हमें देना ही था। तो पहले जो जवाब हमने दिया 8 तारीख की रात को, वो पर्टिकुलर जवाब, ये सिर्फ एक यू कैन से संतुलित जवाब था, बहुत संयमशील जवाब था, तभी हमने ज्यादा एक्शन नहीं ली थी। जी। बोले तो संदीप। सर, आप क्या ये कह रहे हैं कि भारत सरकार हमेशा से ये कहती आई और ये मानती है कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान देश की सरकार और वहां की जमीन का इस्तेमाल करके आतंकवादी, ये तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं, और हम बिल्कुल उसी रूप नहीं है। से जिसने जो किया हमने उसी को ही जवाब देने का प्रयास किया। आपकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है तो आप हम सिर्फ आतंकवादी का जवाब देंगे। जी। एग्जैक्टली। उसमें भी हमने जब 7 तारीख सवेरे जब हमला किया, मतलब 6th नाइट 7th मॉर्निंग, तो वो जो हमने हमला किया था वो सिर्फ 9 आतंकवादी ठिकानों पे था। हमने पाकिस्तान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तभी भी टारगेट नहीं किया था। आप सब जगह के जो रिकॉर्ड्स देखिए, एलईटी, जेईएम, ये आतंकवादियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी, उसमें कहीं भी पाकिस्तान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तभी भी टारगेट नहीं किया था। लेकिन फिर उस जवाब, एज आई सेड, उसके बाद भारत अपनी कार्रवाई रोक देता, क्योंकि हमारा जो एक्शन था वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। हमने जो हमारी जनता से वादा किया था वो पूरा हो चुका था। हमने आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके जवाब में जो हमला किया वो सिविलियंस पे किया, हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। लेकिन फिर भी हमने उस रात 8th नाइट को, 8th मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, हमने जो कुछ भी जवाब दिया वो बहुत संतुलित जवाब था। तभी भी हमने ज्यादा कुछ टारगेट नहीं किया था। फिर अगर आपने हमारे मिलिट्री इंफ्रा पे अगर ड्रोन्स डाले हैं, आपने हमारे सिविलियंस पे ड्रोन डाले हैं, तो इसका, और वो भी क्यों, तो हमने आतंकवादियों पे कार्रवाई की, उसके अगेंस्ट आपने प्रोटेस्ट करने के लिए ये अगर कार्रवाई की, तो इसका मतलब नाउ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ओपनली सपोर्टिंग द टेररिस्ट। देन इन दैट केस भारत को यह पूरा अधिकार मिलता है कि हम आपके भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करें, और हमने वही किया। पाकिस्तान घटिया हो सकता है, उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, हमने उनके सिविलियंस को फिर भी टारगेट नहीं किया। फिर हमने जो जी। संतुलित कार्रवाई जो की वो सिर्फ और सिर्फ उनके मिलिट्री इंफ्रा के अगेंस्ट थी। लेकिन हम उसके बाद भी रुक जाते। 8th अर्ली मॉर्निंग को जो कार्रवाई हमने की थी, हम उसके बाद भी रुक जाते। लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक्शन और बढ़ाई, एंड दे टारगेटेड 26 डेस्टिनेशंस इन भारत। उन्होंने 26 जगहों पे ड्रोन हमला किया। यह बात अलग है कि उनका एक भी ड्रोन की इतनी औकात नहीं थी कि वो अपने निशाने तक पहुंचे। लेकिन अब उसमें एक पर्टिकुलर ड्रोन जो था वो ड्रोन नहीं था, दैट वाज अ मिसाइल, जो हरियाणा के हिसार के ऊपर हमने गिरा दिया। एंड एक्चुअल रिपोर्ट्स ये थे कि वो मिसाइल वाज टारगेटेड एट दिल्ली। वो मिसाइल दिल्ली को टारगेट कर रहा था, जो हमने हरियाणा में ही हिसार के ऊपर उसे काउंटर किया और उसे नष्ट कर दिया। यहां तक खबरें चली हैं, इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई करेगा नहीं,
बट सिरसा में जाके मेनली गिरी थी वो, इंटरसेप्शन ऊपर था हिसार के ऊपर, हाँ, सिरसा में जाकर सिरसा में उसका जाके मलबा होगी। पाया गया। एग्जैक्टली। अब ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों देशों में से कोई देगा नहीं, बट रिलायबल सोर्सेस दे सजेस्ट कि ये जो मिसाइल फेंका गया था सिरसा के ऊपर, जिसे मारा गया, जिसे गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया, जो दिल्ली को टारगेट करके था, वो मिसाइल सिर्फ एक टेस्टिंग एलिमेंट था कि पाकिस्तान की मिसाइल दिल्ली एनसीआर तक पहुंच सकती है कि नहीं। अगर वो पहुंच जाती तो उसके बाद ये कहा जाता है कि उनका, पाकिस्तान का प्लान था नेक्स्ट मिसाइल शुड बी अ न्यूक्लियर वन, बिकॉज ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये आपका रेगुलर माल मसाला दारू गोला लेके जा सकते हैं, एट द सेम टाइम उस पे न्यूक्लियर वॉरहेड भी बिठाया जा सकता है। और ये होने के बाद भारत ने जो कार्रवाई की, वो कार्रवाई ना भूतो ना भविष्यति में नहीं बोलूंगा, बिकॉज भविष्य में भी हम ये करेंगे। अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी मस्ती की तो हम ये करेंगे, इसलिए मैं ना भविष्यति नहीं बोलता हूं, बट ना भूतो। इसके पहले कभी इतनी जबरदस्त कार्रवाई नहीं हुई थी जो भारत ने की। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस टारगेट किए गए, उनको उड़ाया गया। उसमें से नूरजहां, कौन सा है वो, नूर खान बेस, जहां पे उनके न्यूक्लियर कमांड है, वो कमांड तोड़ा गया। उसके बाद नूर खान बेस के जस्ट पीछे के साइड पे जो किराना हिल्स है, वो किराना हिल्स जहां पे उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल ये जमीन के अंदर दबा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उन किराना हिल्स पे ब्रह्मोस छोड़ा, और उसकी वजह से वहां पे हो गया न्यूक्लियर रेडिएशन। जी। और ये बात उस वक्त बाहर नहीं आई थी, लेकिन ये कारण था कि पाकिस्तान की अपनी देसी भाषा में बोला जाए तो फट गई, और इतनी जी। बड़ी फट गई कि अब पाकिस्तान भागने लगा यूएस के पास, चाइना के पास, टर्की के पास, सऊदी के पास, और ब्रुसेल्स। सच बोला जाए तो ब्रुसेल्स में पाकिस्तान किसको गुहार लगा रहा था, ये अभी तक बाहर निकलना बाकी है। ये बात अभी तक ओके, बाहर दिस नहीं इज आई है। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड दिस इज ब्रेकिंग कि ब्रसेल्स में भी ये ये जाकर इन्होंने गुहार लगाई। इन्होंने भीख राइट। मांगी थी। गुहार तो बहुत डिसेंट वर्ड है संदीप जी, लेट्स से प्रैक्टिकली ये भीख मांग रहे थे। जी अच्छा, सर, अब इसी ये में जब भीख, जी, हाँ, आप प्लीज नहीं कंटिन्यू, बोलिए प्लीज बोलिए। कंटिन्यू। ये जब भीख मांग रहे थे, जब ये यूएस के, सऊदी रिफ्यूज टू इंटरफियर, सऊदी ने बिल्कुल इनकी कोई भी गुहार नहीं सुनी। ब्रसेल्स में भी इनको कोई भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला। ये ब्रसेल्स में कौन है वो पता, मैं भी अभी तक पता कर रहा हूं, अभी तक कंफर्मेशन मिला नहीं है, और जिस दिन मिलेगा आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी अ बिग धमाका। यूएस के पास जब ये भीख मांगने गए थे, तब उसके बाद यूएस से हमें ये मैसेज दिया गया था दैट पाकिस्तान इज बेगिंग फॉर द सीज फायर, सो प्लीज कंसिडर देयर रिक्वेस्ट। ये मैसेज जेडी वांस ने दिया था। जेडी वांस को हमारे यहां से रिप्लाई ये दिया गया, मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, तो कोई थर्ड पार्टी इसके बीच में ना आए तो बेहतर होगा। हम कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस सहन नहीं करेंगे। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। हमने पहले ही दिन हमारा मकसद, हमारा जो टारगेट था वो अचीव किया था। उसके बाद जो हमने एक्शन लिए, दैट वाज इन रिटेलिएशन टू पाकिस्तान एक्शन, सो इट वाजंट आवर एक्शन, इट वाज रिटेलिएशन। अगर वो ये बात रुकवाना चाहते हैं तो ये बात हमें उनसे सुननी है, हम आपके कहने पे कुछ नहीं करेंगे। दिस ऑल हैपेंड। कांग्रेस, या दिस इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। कांग्रेस और ये लेफ्टिस्ट, ये पापियास, ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये सरासर झूठ है। भारत ने कभी भी अपना जो कोई भी पॉलिसी है वो पॉलिसी चेंज नहीं की है। मोदी सरकार ने ये स्ट्रिक्ट मैसेज भेजा गया था जेडी वांस को, दैट अगर पाकिस्तान को हमसे बात करनी है तो उन्हें कहा जाए कि वो डायरेक्टली हमारे डीजीएमओ को कांटेक्ट करे, एंड भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से बात नहीं करेगी, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करनी चाहिए। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद जेडी वांस पास्ड ऑन दिस मैसेज टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद उनके डीजीएमओ ने भीख मांगने के लिए हमारे डीजीएमओ को फोन किया था।
और उसके बाद जो डिसाइड हुआ दैट वाज एन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज, इट वाजंट सीज फायर। तो सबसे पहली चीज, जो लोग इसे सीज फायर बोलते हैं वो गलत है। सीज फायर तब होता है जब कोई वॉर लड़ा जा रहा हो, वॉर जो चल रहा हो उस वॉर के दौरान अगर उसे रोका जाए तो सीज फायर होता है। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, लास्ट कहां पे आपका हुआ था रिकॉर्डिंग के हिसाब से? सीज फायर इन्होंने बोला वो गलत था। जी, ये सीज फायर, ये जो वर्ड यूज किया गया कांग्रेस की तरफ से, अपनी मीडिया की तरफ से या किसी की भी तरफ से, जी, ये गलत था। जी, बिकॉज सीज फायर तब होता है जब दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही होती है और उस लड़ाई को टेम्पररी रुकाने के लिए जो होता है दैट इज सीज फायर। यहाँ पे कोई लड़ाई भारत ने शुरू नहीं की थी, हमने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी। बाद में जो था दैट वाज भारत का रिटेलियरी एक्शन अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय पाकिस्तान। तो सीज फायर नहीं, इट वाज एक्चुअली in technical terms it was called understanding। जी। और एंड इस पे सर दो हाँ, सवाल आते हैं मेरे आप, मतलब चूंकि आपने काफी डिटेल में बताया हमें और बेसिकली नैरेटिव वाली ही बात बताई। जमीन पर तो क्या हुआ, तो हमारे डीजीएमओ लोगों ने बहुत कायदे से बताया, डिटेल में बताया। exactly। पहला सवाल सर ये कि अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्टेड रहा पोस्ट उसको, जबकि पता है, अगर अमेरिका को नहीं पता कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो आई डोंट नो हु शुड नो। और अमेरिका हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है कि हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं, दुनिया को उसने मटियामेट कर दिया है। तो पाकिस्तान को इतना जल्दी बचाने के लिए क्यों भागा आया? फर्स्ट थिंग, क्या उसका क्या इंटरेस्ट था? सेकंड, कि अगर अमेरिका ने बात की और हमारे भारत ने, जैसा आपने बताया, क्लियरली बोला कि पाकिस्तान को बोलो बात करना है करे, नहीं तो तुमसे बात नहीं होगी। टू बी फेयर, दिस मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सो भारत ने भी जो है थोड़ी देर, अच्छा ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, हम ये जानते हैं, और जितना मेजर्स लिए थे हमने क्या इतना कर दिया है कि अब हम थोड़ा सा बैठ के सांस ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, वी हैव डन इनफ। इज इट सो? व्हाई इज यूएस सो इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान? सबसे पहली चीज आप एक बात समझ लीजिए, अमेरिका ना किसी का दोस्त है, दुश्मन वो सबका है। और इसमें मैं अमेरिका को दोष नहीं देता, बिकॉज अल्टीमेटली संदीप जी एक बात समझ लीजिए, मैं हमेशा किसी भी पॉडकास्ट की बात हो या ट्विटर पे मेरे थ्रेड्स की बात हो या कोई भी बात हो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जियो पॉलिटिक्स इज अल्टीमेटली ऑल अबाउट बिजनेस। सर आपने तो यहां हेनरी पे किसिंजर जी की बात याद दिला दी कि इट इज डिजास्टरस टू बी क्या बोलते हैं, एनिमी अमेरिका ऑफ अमेरिका, बट इट विल हैविंग बी अ अमेरिका एज अ फेटल फ्रेंड, टू exactly, बी अ having फ्रेंड ऑफ America यूएस। as a friend is dangerous. Having America as an enemy is dangerous, but having America as a friend is fatal। और ये हकीकत है। और यही कारण है कि जिसकी वजह से वो भले ट्रंप होए या बाइडेन होए, मोदी जी ने रिश्ते अच्छे रखे लेकिन कभी भी उनके गोद में जाके बैठने की गलती नहीं की। मोदी डिप्लोमेसी, ये जो वर्ड मैंने ये वर्ड मैंने निकाला था ट्विटर पे, मोदी डिप्लोमेसी। जैसे डिप्लोमेसी होता है, मोदी डिप्लोमेसी, मोदी डिप्लोमेसी, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो वर्ड बहुत गहरा मीनिंग रखता है। कि आप आज मुझे बताइए, दुनिया में एक देश बताइए जो एट अ टाइम यूक्रेन से भी बात करता है और रशिया से भी बात करता है, वो एट अ टाइम अमेरिका से भी बात करता है और रशिया से भी बात करता है, जो एट अ टाइम चाइना से भी बात करता है और एट द सेम टाइम वो चाइना के ताइवान से भी बात करता है। आप एक देश मुझे बताइए कि जो दोनों जगह पे सर बैलेंसिंग ईरान कर। से भी बात करता है, इसराइल से भी बात करता है, एग्जैक्टली अफगानिस्तान से भी एग्जैक्टली। बात करता है। जो इससे बड़ा और एग्जांपल और क्या होगा? फिलिस्टाइन जब जाता है पीएम हमारा, तो इसराइल वाले अपने एयरफोर्स लगाते हैं उनकी सुरक्षा में, और जॉर्डन वाला जो है उनको हेलीकॉप्टर में बिठा के पैलेस्टाइन छोड़ के आता है। अब आप मुझे बताइए। कतर तो से भी बात करता है, मोदी जी, कतर वाला भी बड़ा भाई है, सऊदी अरब वाला भी बड़ा भाई, ऑस्ट्रेलिया वाला बॉस बोलता है, पापुआ न्यू गिनी वाला पांच होता है, बोरिस जॉनसन होता है, देयर इज ओनली वन सन एंड देन देयर इज ओनली वन मोदी। सो So what are we doing? बेसिकली What are बात we achieving here, sir? अचीविंग ये है कि जैसे मैंने कहा सर कि जियो पॉलिटिक्स इज अल्टीमेटली अबाउट बिजनेस। हर इंसान, हर नेता ये पहले अपने देश की सोचता है, उसके बाद दुनिया की। ये हकीकत है। हम कितना भी वसुधैव कुटुंबकम बोले, लेकिन सबसे पहला कुटुंब आता है अपना खुद का।
अपना देश देश चलाना है, उसे मजबूत करना है, तो उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा चाहिए तो उसके लिए चाहिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था चाहिए, इकोनॉमी मजबूत चाहिए, तो उसके लिए आपकी ट्रेड इंडस्ट्री मजबूत चाहिए। और मोदी जी ने 2014 से जो कोई भी कार्य किए हैं, वो सब इसी दिशा में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत को, इसके पहले यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भारत को सिर्फ एक मार्केट बना के रखा था। भारत वॉज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। आज 2025 में भारत इज नॉट ओनली बिगेस्ट मार्केट, इट इज नॉट ओनली बिगेस्ट कंज्यूमर, भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिकल हब। तो आज हम जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, मेड इन इंडिया जिसका मजाक उड़ाया गया, आज उस मेड इन इंडिया ने, आत्मनिर्भर भारत ने हमें कौन सी मिसाइलें दी और कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजी दी, वो सबने देखा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो देख के पूरी दुनिया हैरान है कि साला ये क्या है भारत के पास। आकाश, ब्राह्मोस, ये सब yes. मेड इन इंडिया है। और अभी तक मैं आपको नाविक, एक बात the बताऊं तो entire guiding system, नाविक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अभी तक भारत ने पृथ्वी तो ट्राई भी नहीं किया है। भारत ने अभी तक नाग मिसाइल ट्राई भी नहीं किया है, अर्जुना ट्राई भी नहीं किया है। कल हमने, अग्नि, सॉरी, आज सवेरे हमने वापस अग्नि ट्राई नहीं किया है। आज सवेरे हमने वापस नया टेस्टिंग किया, भार्गव अस्त्र। भारत का आयरन डोम सिस्टम, भारत का आयरन डोम सिस्टम हम इजराइल की तरफ जेलेसी से देखते थे, बोलते थे हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। आज भारत ने वो डेवलप करके रखा है, भार्गव अस्त्र। आज उसका पहला सक्सेसफुल टेस्टिंग हुआ है। दुनिया को अच्छा, पता I नहीं didn't था know हमारी this. ताकत क्या है। Amazing. आज सवेरे की बात है, आज सवेरे मैंने ट्वीट भी डाला है उसके ऊपर। तो ये जो चीजें होती है, आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है क्योंकि हमने पूरे दुनिया में इस तरह से संबंध बना के रखे हैं, इस तरह से हमने संबंध बना के रखे हैं। तो अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट बिजनेस, और वही चीज अमेरिका को भी चाहिए। तो ट्रंप ट्राइड टू एक्ट स्मार्ट। तो सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद, पाकिस्तान के बारे में सब कुछ मालूम होने के बावजूद, अमेरिका क्यों पाकिस्तान को बचाने के लिए इतनी उतावली थी, इतनी भाग भाग के आई। सिंपल रीजन है, अगर ये लड़ाई और ऑफेंसिव, अगर ये ऑफेंसिव और 2 दिन चलता, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान नाम का देश बचता। और सबसे डेंजरस चीज थी दैट न्यूक्लियर रेडिएशन। इस चीज को बहुत दबाया जा रहा है, इस चीज को बहुत दबाया जा रहा है। नूर खान बेस न्यूक्लियर कमांड जो हमने वहां पे डिस्ट्रॉय की, एंड किराना हिल्स हम्म, जिसके फुट हिल्स में, डायरेक्ट उसके बेसमेंट में हमने जो ब्रह्मोस छोड़ा था, उसकी वजह से आज भी वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे, कल भी रिपोर्ट आया था 4 आई थिंक 4.1 या एक बार 4.6। 4.4 आया सर, एक बार 5.2 आया, एक बार 4.6 आया। तो आप मुझे सोचिए, राइट नाउ पाकिस्तान के पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके यहां पे अर्थक्वेक हो रहा है, तो पिछले 4 साल से, सॉरी, ये पिछले 4 दिन से जो अर्थक्वेक हो रहे हैं, एक ही जगह पे, एक ही मेजर रिश्टर स्केल के हो रहे हैं। इज इट पॉसिबल? And without any shifting of the tectonic plates, बराबर without है, any seismic activity. जी, एग्जैक्टली। तो कोई भी अर्थ की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इनसाइड द अर्थ कोई मूवमेंट्स नहीं हो रहे, तो ये किस चीज के आपके अर्थक्वेक हो रहे हैं? अच्छा, वो भी सर एक इतने बात और कंट्रोल है, हो रहे एक बात और है सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना हैं। नहीं नहीं बोले। चाह रहा था। पाकिस्तान ऐसा बदतमीज लोगों का जमावड़ा है ना, कि वो एक होता न्यूक्लियर बम, एक होता डर्टी बम। तो न्यूक्लियर बम तो फटेगा, प्रॉपर उसका प्रोसेस होता है, उसके 2-3 सिस्टम्स होते हैं, उसके लिए पहले बम फूटता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, फिर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, तो वो हीट एनर्जी होती है, वो शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डर्टी बॉम्ब को तो फोड़ने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ रेडिएशन छोड़ने के लिए तैयार बैठ रहता है। अगर सिर्फ रेडिएशन भी छोड़ता रहेगा तो कोई हीट एनर्जी नहीं डिसिपेट होगी, लेकिन आगे आने वाले उस इलाके के 1-2 साल 4 साल तो बर्बाद हो गए। करेक्ट। वो ये भी कर सकता था। तो आप सोचिए कि अगर सपोज इनकी औकात नहीं है कपड़े खरीदने की, राइट नाउ न्यूक्लियर टेस्ट तो कर नहीं होंगे। तो अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये किस चीज का अर्थक्वेक हो रहा है, किस चीज के एक्सप्लोजन हो रहे हैं? द आंसर इज, जो हमने ब्राह्मोस उधर स्ट्राइक किया है, उसने अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाई है। उसके बाद
जब ये पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग डिक्लेयर हुई, उसके नेक्स्ट डे अमेरिका का एटॉमिक रिसर्च प्लेन वहां पे क्या कर रहा था? वो वहां पे रेडिएशन किस चीज का मेजर करने आया था? अच्छा, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे इजिप्ट से, नाइल नदी से बोरॉन लेकर एक प्लेन वहां पे क्यों लैंड हुआ था? बोरॉन ये किसके लिए यूज होता है? टू एब्जॉर्ब द रेडिएशन। तो रेडिएशन नहीं था, आपके न्यूक्लियर आर्सेनल को भारत ने कोई भी धक्का नहीं पहुंचाया था, तो इन दैट केस आप किस चीज का रेडिएशन एब्जॉर्ब करने चले थे? सो देर इज समथिंग कॉल्ड कनेक्ट द डॉट्स। ये चीजें ना ऑफिशियली भारत बोलेगा ना ऑफिशियली पाकिस्तान बोलेगा, उनका तो मुंह भी नहीं है दिखाने के लिए कि वो ये बोल सकता है। भारत ने तो कल हमारे एयर चीफ मार्शल ने कैसे मजाक उड़ाया था उनका, वो तो सबने देखा हुआ है। किराना हिल्स, वहां पे ऐसा कुछ था, वी डिडंट नो। अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया। मजाक की हद थी, सार्केज्म वाज एट द पीक लेवल, बट दिस इज अ फैक्ट। अब यहां पे पाकिस्तान से अमेरिका को यह मैसेज दिया गया था, भैया हम तो लूटने वाले हैं, हम बर्बाद होने वाले हैं, एंड एट द सेम टाइम इस हालत में अगर आगे लड़ाई चलती रही है, जो कुछ भी होता रहा, तो भरोसा नहीं है भाई हमारे हाथ से कंट्रोल निकलेगा तो तालिबान बोलिए, टीटीपी बोलिए या बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोलिए, इनके हाथ में अगर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल पड़ा तो उसके बाद क्या होगा वो तो हम नहीं बोल सकते। एंड दैट वाज आल्सो पॉसिबिलिटी। तो इधर पूरी तरह से फट गई अमेरिका की कि अल्टीमेटली ये तालिबान को खड़ा किसने किया था? एक वक्त था तालिबान को रशिया के खिलाफ खड़ा करने वाले अमेरिकन ही थे। टीटीपी तालिबान का ही प्रोडक्ट है। तो ये जो चीजें थी, अल्टीमेटली दिस वुड हैव बीन अ डिजास्टर फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज एंड अलाइज ऑफ यूएस। उनको अगर सपोज तालिबान के हाथ में पड़ता है, वो भारत पे अगर वो सपोज न्यूक्लियर मिसाइल डालते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तालिबान की आज दुश्मनी भारत से नहीं है, तालिबान की आज दुश्मनी ईरान से नहीं है, तालिबान की आज दुश्मनी नाटो से है, तालिबान की अब दुश्मनी ये यूएस से है। तो अगर सपोज ये कोई भी चीजें उनके हाथ में पड़ती और वो अगर यूएस के ऊपर बुमरैंग होती तो इनकी हालत खराब होती। दिस वॉज वन रीजन। सेकेंड रीजन जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ये दिस पाकिस्तान इज को वेरी बचाने गुड के लिए, एडिशन फ्रॉम यू सर। ये इंफॉर्मेशन, ये बात जो है ना, ये लाइन अभी तक कहीं कहीं नहीं गई थी, एंड दैट इज व्हाई आपसे बात करके आपकी इनसाइट जानना जरूरी था। प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू जी। अच्छा सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान अगर सपोज वहां पे अगर अमेरिका आगे उसे बचाने के लिए नहीं आती, भले मैं वापस बोल रहा हूं अमेरिका के आगे आने से पाकिस्तान नहीं बचा है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने उन्हें क्लियरली बोला था फक ऑफ, वी डोंट वांट योर इंटरफियरेंस। हम्म, पाकिस्तान डीजीएमओ को बोले हमारे डीजीएमओ से बात करें। भारत सरकार ने इतनी भी इनकी इज्जत नहीं रखी कि पाकिस्तान सरकार भारत सरकार से बात करे, बिल्कुल नहीं, हम्म, बिकॉज हम्म, मिलिट्री का एक्शन था अगेंस्ट हम्म, आतंकवाद। तो अब बात यह आती है कि अमेरिका क्यों इन्हें बचाना चाहता है, बिकॉज आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान नाम की न्यूसेंस वैल्यू अगर एशिया में नहीं रहेगी तो एशिया की सुपर पावर कौन बनेगा? इंडिया, ऑब्वियसली भारत। भारत। एंड इन सर दैट मुझे केस पाकिस्तान पैदा ही आज इसीलिए किया गया था ताकि भारत को सदैव डिस्टर्ब करके एग्जैक्टली रखा जा सके। एग्जैक्टली कि भारत के रिसोर्सेज, भारत देखिए, अगर किसी देश को पूरी तरह से आर्थिक उन्नति पे चलना है, बहुत हम्म, डेवलप करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? शांति चाहिए, अमन चाहिए, हम्म, बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए। एम राइट? यस, अगर सपोज यस, पाकिस्तान नाम का न्यूसेंस अगर खत्म हो जाता तो भारत पूरी तरह से अपनी खुद की इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, फिर उसके रिसोर्सेज हम्म, डाइवर्ट नहीं होते, फिर यहाँ पे हम्म, इंडस्ट्रियल जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, वो जो एटमॉस्फेयर बनता है, दैट इज द मोस्ट हेल्दी वन। तो ऐसी हालातों में भारत बिकम्स अनस्टॉपेबल। और उसका सबसे पहला खतरा ये चाइना को बाद में, यूएस को पहले होने वाला है। सर दूसरी यहाँ चीज बम न हमारी फटे तो यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। ब्रेन ड्रेन तो उधर ही होता है ना। एग्जैक्टली और सेकेंडली आज भारत में वो सरकार है, तो ब्रेन ड्रेन होने का दूसरा कारण ये भी था कि पहले हम्म, हमारे टैलेंट की भारत में कदर नहीं थी। अब यहाँ पे वो सरकार है पिछले 10 साल से जो टैलेंट की कदर करती है। अगर यस, एक आईएफएस ऑफिसर जयशंकर जी को अगर वो उठा के मिनिस्टर बना सकती है, दूसरे आईएफएस ऑफिसर हरदीप सिंह पुरी जी को अगर वो मिनिस्टर बना सकती है, अगर वो सपोज आईएएस का जो कुछ भी एक ब्यूरोक्रेसी जो रेड टेपिज्म है उसे तोड़ने के लिए वो इंडस्ट्री से
कंसर्न स्पेशलिस्ट जो कुछ भी प्रोफेशनल्स है उन्हें डायरेक्टली अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में ले सकती है, तो आज भारत में अच्छा इसरो, डीआरडीओ उनको अनलिमिटेड पैसे दे सकती है, अनलिमिटेड बैकिंग दे सकती है। तो ऐसे हालात में यहां से ब्रेन ड्रेन होने का कोई जरूरत नहीं है। आज नासा वालों को जितने पैसे मिलते हैं उतने ही पैसे इधर इसरो और डीआरडीओ वालों को मिलते हैं, और वो भी अपना काम उनसे बेहतर करके दिखा रहे। इसरो ने जो 10 सैटेलाइट लगा के रखे थे, जी हाँ प्लीज कंटिन्यू। इसरो ने जो 10 सैटेलाइट लगा के रखे थे, उनके उस सिस्टम की वजह से जो पिन पॉइंट हम लोग को लोकेशंस मिले, जिसकी वजह से हम लोग प्रिसीजन से स्ट्राइक कर सके, उतना प्रिसीजन तो साला वो जीपीएस भी नहीं देता है। तो अब भारत से ब्रेन ड्रेन, ये मुझे यहाँ पे कीमत नहीं है, इस चीज के लिए नहीं होगा। अगर किसी को बाहर जाके, अगर बाहर के देश के, अगर बोलते ना कि फिरंग देश और फिरंग चमड़ी जिनको ज्यादा पसंद आती है, बस वही लोग अभी बाहर जाने वाले हैं। इस कारण से नहीं जाने वाले कि अब मेरे टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं हो रही है। तो ये जो चीजें हो रही है, सो बेसिकली अगर पाकिस्तान नाम का न्यूसेंस खत्म होता है, तो दैट इज अ थ्रेट टू यूएस, टू ईयू, टू एवरी डेवलप्ड ब्लॉक और नेशन। तो उन्हें पाकिस्तान को जिंदा रखना है, ये उनकी मजबूरी है। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। और भीखू मात्रे जी का हैंडल जो है मुंबई चा डॉन, आप इसको जरूर फॉलो करें। आपको कमाल की जानकारी और इनपुट्स इनसाइट्स ट्विटर पर मिलेंगे। सर के 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और सर के इनसाइट्स अमेजिंग होते हैं। बहुत सारी ब्रेकिंग सर करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है कई बार जब देते हैं, और बहुत सारी, सबसे मेन बात है कि जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके थ्रेड बना के जो डिटेल निकालते हैं कि जिस तरीके से एक्सपोज करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है देखना। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज समय दिया। और दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। कमाल की जानकारियां मिली हैं, इसको सबके साथ साझा करें और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।